हेलो भाई, वेलकम टू शिक्षा युग। शिक्षा युग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई हम 14 सेट कवर कर चुके हैं। आज है सेट नंबर 15 एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर। भाई जो भी बच्चा एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है भाई, वो क्लास से जुड़ा करो। साथ में इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं, वही जो इसका जो कंटेंट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के ऊपर या हमारा जो ऐप है शिक्षा युग उसके ऊपर मिल जाएगा पीडीएफ सेक्शन के अंदर। ठीक है, जिन बच्चों ने अपना बेसिक कर रखा है भाई वो यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं कर रखा वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखा वो अपने बेसिक के लिए जो हमारा आने वाला जो बैच है शिक्षा एसएससी जीडी के लिए शिक्षा के ऐप के ऊपर, आप वहां से उसको बाय कर सकते हो भाई। ठीक है, तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं भाई हमारी। तो ये हमारी सेट नंबर 15 की क्लास है आज, सेट नंबर 15। ठीक है, 14 सेट हम पहले कवर कर चुके हैं भाई। यहां पर जो हम आपको करवा रहे हैं भाई बिल्कुल शॉर्ट तरीका। भाई आपने बेसिक कर रखा है, अब उस सवाल को कम से कम कितने टाइम में और किस वे में हम कर सकते हैं वो आपको यहां हम समझा रहे हैं। पहला सवाल है, ए किसी कार्य को 15 घंटे में और बी उसे 30 घंटे में पूरा कर सकता है। भाई जो ए है उस काम को भाई कर सकता है 15 घंटे में, और जो बी भाई साहब है उस काम को 30 घंटे में कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे, 30 आया भाई। ठीक है, तो 30 से 30 और 15 दूनी 30 भाई। यहां पर ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद भाई ए ने 5 घंटे लगातार कार्य किया सिर्फ अकेले ने, तो ए की जो एफिशिएंसी है भाई, ए की एफिशिएंसी है 2, तो 2 एफिशिएंसी के साथ उसने 5 घंटे काम किया। कितना काम कर दिया? 10 काम। शेष काम कितना हो गया? टोटल 30 था, उसमें से 10 काम गया तो शेष बच गया हमारे पास 20 काम। भाई ये था हमारे पास शेष कार्य, शेष। ठीक है, ये थोड़ा अलग है। शेष कार्य हमारे पास आ गया ये भाई। अब बोल रहा है कि बी भी शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए के साथ जुड़ जाता है, तो शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा? भाई 5 घंटे के लिए तो सिर्फ ए ने कार्य किया, 5 घंटे के बाद जो काम बचा हुआ है उसके अंदर ए और बी दोनों इंक्लूड हो गए। अब जो है ए और बी मिलकर काम करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी होगी 3, काम बचा हुआ है 20, तो कितने समय में कर देंगे भाई? टोटल जो 20 काम है उसको बटे 3, 20 बटे 3 घंटों में पूरा कर देंगे। हमें चाहिए मिनट के अंदर, तो अब क्या करते हैं देखो, 20 बटे 3 इनको बदलेंगे मिनट के अंदर। हमने कर दिया ऐसे, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 400 आ गया हमारे पास। अब देखो 6 घंटे तो पूरे हो गए, 6 6 36, 6 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट बच गई हमारे पास। तो हमारे पास कितना आ गया? 6 घंटे 40 मिनट हमारे पास आंसर निकल के आ गया भाई। 6 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास बिल्कुल सही होगा। पहले सिर्फ ए ने काम किया और फिर ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। पूछा हुआ था शेष कार्य, तो शेष कार्य तो 6 घंटे 40 मिनट में। अगर पूछा होता कुल कार्य तो 5 घंटे ये जोड़ देते, 6 और 5 11 घंटे 40 मिनट में होता पूरा कार्य। ठीक है, समझ आया भाई? अगला देखो, कल भी ऐसे ही सवाल हमने किया था। यहां देखो x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है भाई? रेशियो में है तो x की वैल्यू 5 दे रखी है यहां, और y की वैल्यू दे रखी है 8। भाई रेशियो को हमने यहां रिलेट कर लिया, x की 5 है तो y की 8 हो गई। अब इसने कहा है कि 4x माइनस का 3y भाई। ठीक है, और यहां रेशियो दे रखा है हमें 4x माइनस का 7y, 4x माइनस का 7y। वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू है 5, तो 5 चौके 20 माइनस 3 अट्ठे 24 भाई। ठीक है, अब यहां से देखो 4 पंजे 20 माइनस 7 8 56 भाई आ गया। अब यहां से कितना आया? 4 माइनस का रेशियो यहां कितना आएगा भाई हमारे पास? 10 में ना 6 में से गई 6 और 5 में से तो हो गया 3 भाई, ये माइनस का, तो माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, दोनों साइड माइनस कट गया, यहां से प्लस हो गया, और 4 में 36, तो रेशियो हमारे पास निकल के आ गया 1:9। रेशियो आ गया 1:9, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही होगा। एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी थी, हमने पुट करके जो है आंसर निकाल लिया, सिर्फ पुट करनी थी वैल्यू और कुछ नहीं था भाई। अगला देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर हमें रेट निकालनी है? 8 सही 1/3 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। एक बात बताओ, मेरे पास P राशि है और P ही मेरे पास अगर सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा तो राशि कितनी होगी? 2P होगी। यही भाई साहब कह रहे हैं कि दुगना हो जाए। मेरे पास 1 रुपया है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, कितने साल में? 8 3 24 होने के 25/3 साल में भाई। परसेंटेज का 100 नीचे लिख दिया, और मुझे अब कितना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट? 1 रुपया ही चाहिए। जब 1 पहले है 1 बाद में तो 2 रुपये हो गए, मतलब कि दुगनी होगी।
तो यहां भी मेरे को चाहिए 1। अब देखो 25 चौके 100, तो आर की कितनी आ गई, आर आएगी मेरे पास 12%। जब रेट 12% होगी ईयरली, तो 8 से ही 1/3 वर्षों में वो धनराशि जो है डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी भाई। अगला देखो, एक आयत दे रखा है भाई हमारे पास, ठीक है, एक सेकंड रुको, ये हमारे पास एक आयत दे रखा है भाई, ठीक है, इसको फिल करते हैं। ये हमारे पास एक आयत दे रखा है, इसकी विमाएं है 18 गुना 50 भाई, एक सेकंड रुको, हाँ 18 गुना 50 इसकी विमाएं दे रखी है हमें भाई। ये 18 इसकी वेट हाइट दे रखी है, लगा लो चौड़ाई दे दो, और लंबाई दे रखी है इसकी भाई 50 मीटर, ये दे रखी है हमें 50 मीटर। अब भाई साहब कह रहे हैं कि जो इसका एरिया है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के एरिया के बराबर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया निकालेंगे तो वर्ग हो गया हमारे पास ये भाई, यहां हो गया ये वर्ग, ठीक है, इसको फिल करते हैं ये लाल से। ये बोल रहा है कि इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है भाई। एरिया, जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हमारे पास आयत का, वो बराबर है भाई साहब, कह रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर के भाई बराबर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, एरिया ही करना, हाँ L इंटू बी, तो L इंटू बी कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 18 इंटू 50 इसके बराबर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, मैंने मान लिया कि भाई इसकी साइड है A, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, A स्क्वायर भाई। तो यहां से मेरे को निकालनी है कि उस वृत्त की भुजा, मेरे को A की लंबाई निकालनी है, तो A स्क्वायर को यहां उठा लूंगा, रूट 18 गुना 50 का स्क्वायर, 18 5 90, रूट के अंदर आ गया 900 बराबर है A, तो A की वैल्यू कितनी होगी, A की वैल्यू होगी 30। तो उस जो वृत्त है उसकी जो साइड होगी, जो भुजा होगी, वो होगी 30 मीटर की। भी दोनों का एरिया बराबर था, मैंने बराबर रख दिया, इसका L इंटू बी, इसका A स्क्वायर, तो A की वैल्यू निकल के आ गई 30। सवाल छोटा है, समझाने के लिए थोड़ा हाँ ऐसे आपको टाइम लग रहा है भाई, नहीं तो आप सेकंड में कर देंगे, उसको बराबर रखो, कुछ लिखना ही नहीं है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ा, A के 3 गुना भाई, A के 3 गुना, तो 3 गुना ऑफ A, और B के 4 गुना, B के 4 गुना का औसत दे रखा है। ये परिणाम का औसत भाई, A और B का औसत कितना हो गया, तो A प्लस बी बटे 2 कितना दे रखा है, 17 भाई। तो यहां से हम निकालेंगे, क्या हो गया, 3 ऑफ A प्लस 4 ऑफ B बराबर आ गया 34। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 भाई। अब कह रहे हैं कि A के 4 गुना भी 4 ऑफ A और B के 3 गुना का औसत जो दे रखा है भाई, वो दे रखा है 18 भाई। क्या आ गया हमारे पास, 4 ऑफ A प्लस 3 ऑफ B बराबर आ गया 36। ये होगी इक्वेशन नंबर 2 भाई। अब यहां से A और B की वैल्यू हमें निकालनी है, तो चाहे तो आप एक्सपेक्टेड करके भाई A और B की वैल्यू पुट कर लो, नहीं पता तो निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों इक्वेशन लिख लो भाई। यहां पे 3 ऑफ A प्लस 4 ऑफ B बराबर 34 हो गया हमारे पास, 4 ऑफ A प्लस 3 ऑफ B बराबर हो गया 36। यहां से चाहे तो वैल्यू पुट कर लो अपनी मानकर, कोई भी नहीं पुट करना चाहते तो देखो, यहां 3 ऑफ A है, यहां 4 ऑफ A, अगर मैं इसकी 4 से इसकी 3 से गुणा करूंगा तो A बराबर हो गया, या तो A बराबर कर लो या B बराबर कर लो। क्या आ गया ऊपर, 12 ऑफ A प्लस 4 चौके 16 ऑफ B बराबर 34 चौके 4 चौके 16 का छक्का असला 1, 4 3 12 और 1 13, 136। 12 ऑफ A प्लस 9 ऑफ B, इस 3 के अंदर तक गुणा होगी, इस 4 के अंदर तक 36 की कितना हो गया, 3 6 18 108 हो गया भाई हमारे पास। अब देखो, अब देंगे घटा भाई, अब घटा दिया, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहां देखो 7 ऑफ B बच गया बराबर 16 में से 8 गया 8 और ये गया 2, तो B की वैल्यू आ गई 4, 7 चौके 28, B की वैल्यू आ गई 4। अब देखो यहां अगर मैं B की वैल्यू पुट करता हूं, कौन सी के अंदर भी पुट करता हूं, यहां मैंने देखो कि यहां मैंने पुट की, तो क्या आया, 3 ऑफ A प्लस 4 की वैल्यू कितनी है, सॉरी B की, तो 4 चौके 16 बराबर आ गया 34। A की वैल्यू निकालेंगे, 3 ऑफ A बराबर देखो 14 में से 6 गया 8, 2 में से 1 गया 1, तो A की वैल्यू आ गई 6। अब मेरे पास A की वैल्यू भी है और मेरे पास B की वैल्यू भी है भाई, ये A की वैल्यू है मेरे पास
और ये b की वैल्यू है। भाई साहब कह रहे हैं कि इनका योग कितना होगा, तो 6 और 4 10, इनका योग होगा ऑप्शन नंबर डी 6 और 4 10। यहां से दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर इतना लंबा नहीं करना चाहते तो कोई भी अपनी जो वैल्यू मानकर इसको दोनों को वेरीफाई करा लो, भाई a की ये होगी तो दोनों में पुट होती ठीक है सही सॉरी, और b की भी सही है, तो आप कौन से तरीके से इसको कर सकते हो भाई। अगला देखो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है भाई। अब यहां से एक बात देखो, स्पीड दे रखा है कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है, और टाइम दे रखा है हमें 50 मिनट का, 50 मिनट का भाई। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दे रखी है 90 गुना टाइम कितना आ गया 50/60, क्योंकि घंटे के अंदर, तो कितना हो गया 30 दूनी 60, 30 3 90, 2 से आ गया 25, तो डिस्टेंस हमारी आ गई 75 किलोमीटर। भाई वो ट्रेन जो है 75 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है कवर कर रही है। अब देखो, यदि चाल में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, स्पीड में जो है 33 सही 1/3 की वृद्धि, फ्रैक्शन होती है इसकी 1/3। भाई स्पीड जो है पहले 3 थी, अब 4 कर दी, लेकिन स्पीड 3 नहीं 90 थी भाई। क्या कह रहा है, स्पीड जो है 3 नहीं 90 थी, तो 1 की वैल्यू होगी 30, तो यहां भी गुणा कर देंगे 30 से, तो जो नई स्पीड आ गई हमारे पास वो आ गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई नई स्पीड भाई। और डिस्टेंस और उसी दूरी के 2 सही 4/5 गुणा दूरी को तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। नई डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास भाई 75 थी, उसका कितना 5 दूनी 10 और 4 14/5 तय करनी है। 15 5 75, 15 चौके 60, 6 15 एकम 15 और 6 21, 210 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें कवर करनी है। तो बात वही आ गई, स्पीड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस बटे टाइम, हमें चाहिए टाइम, तो स्पीड की वैल्यू कितनी है, स्पीड है हमारे पास 120, टाइम ही चाहिए ना भाई, हाँ, और डिस्टेंस कितनी है भाई हमारे पास, ना सॉरी टाइम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 210 किलोमीटर बटे हो जाएगा 120, 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 चौके 12, 7/4 घंटे, इसने वही पूछ रखा है मिनट के अंदर, तो गुणा कर देंगे 60 से, कितना हो गया 15 चौके 60, 15 7 105, बताओ 1 घंटा और कितनी बच गई 45 मिनट, 1 घंटा और 45 मिनट जो है हमारे पास आ गई ऑप्शन नंबर डी, 1 घंटा और 45 मिनट। सवाल थोड़े से लेंथी हैं भाई लेकिन आसान है। पहले हमने निकालने की ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, अब भाई साहब बोल रहे हैं कि उस डिस्टेंस का इतना हिस्सा मतलब कि 210 किलोमीटर, ठीक है, तय करनी है, और चाल को जो है 1/3 बढ़ाया गया है, पहले जितनी थी उसका 33 सही 1/3 बढ़ा दिया हमें, तो ऑप्शन आंसर आएगा 1 घंटा 45 मिनट भाई। ठीक है, अगला देखो, ये फ्रैक्शन है भाई, हर पेपर में ऐसा सवाल आ रहा है आपको, चलो सोल्व करते हैं। देखो यहां तक सोल्व करते हैं, पहले यहां तक करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस का 4 भाग में 8, और पहले ऑफ तोल होगा तो 8 3 24 भाई, तो भाग में है तो नीचे आ जाएगा, ये हो गया 24, 4 एकम 4, 4 6 24, कितना आ गया 8 माइनस का 1/6, यहां तक आ गया। प्लस में भाई देखो अब इसको सोल्व करते हैं आराम से, 7 भाग में 7 ऑफ है मतलब कि 1/7, पहले इसी की गुणा होगी, ऑफ सोल्व होता है 7 के 7 है, 7 भाग में 1 7 बच गया, तो ये हो गया 7 हमारे पास। अब देखो भाग में है 6 प्लस, देखो 3 गुणा 6, पहले भाग सोल्व होगा, भाग में कितना है 1/3, निशान चेंज करने के लिए हमने कर दिया, गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 3 6 18, 18 3 54, तो भाग में 6 प्लस यहां हो जाएगा 54, और यहां हो जाएगा गुणा में 1/6। अब ये सोल्व करना, देखो 8 माइनस का 1/6 प्लस 7/6 हो जाएगा, भाग का है। अब देखो प्लस 6 निमे 54, प्लस में हो जाएगा 9, इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास कितना आ गया, नीचे आ गया 6। अब देखो यहां 1 आ गया, यहां भी 1 आ गया, 1 6 6 6 8 48, माइनस 1 प्लस 7 और 6 निमे 54, ये आ गया निकल के। अब देखो
7 में से 1 गया 6, 8 6 14, 14 54 54 108 बटे 6 कितना आ गया 6 कम 6 और कितना बच गया 4 6 8 कितना बच गया 6 कम 6 4 6 18 आएगा ना 6 48 18 ये भाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है तो ऐसे सोल्व करना था इसको सिर्फ भाई बोर्ड मास तरीके से सोल्व करते जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है बोर्ड मास। ठीक है बोर्ड मास। ठीक है 18 इसका आंसर निकल के आ गया भाई। अब देखो आगे यदि 7 अंकों की संख्या दे रखी है भाई संख्या क्या है 5 7 2 8 2 P और 9 और ये 11 से भाग जाती है तो 11 माइनस P का मान कितना होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता रखा है कि अल्टरनेट का माइनस से देखो 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 9 18 18 हो गया। अब माइनस करेंगे अल्टरनेट को जोड़ेंगे देखो 7 और 8 7 15 15 प्लस P हमारे पास आ गया 15 प्लस P क्या निकल के आया 18 में से 15 गया 3 माइनस का P। अब देखो या तो ये 0 के बराबर आ जाएं या 11 के बराबर आ जाएं तो 11 तो हो गया बहुत दूर 3 माइनस का 3 पुट कर सकते हैं 0 आ जाएगा तो P की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब भाई साहब ने पूछा है कि 11 माइनस P कितना होगा तो 11 माइनस 3 8 हमारे पास आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए भाई ऑप्शन नंबर ए। अल्टरनेट का सम करके उसमें से घटाकर देख लो कि क्या वैल्यू पुट करें तो ये 0 के बराबर होगी तो 3 पुट करेंगे तो 11 माइनस का 3 8 हमारे पास आंसर आ गया भाई। ठीक है ये 11 का रूल है भाई। यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% संख्या मान ली 100 हमने संख्या के 70% 100 का 70% मतलब कि 70 भाई और 100 का 40% मतलब कि 40। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि उस संख्या के 70 और 40% के बीच का अंतर है 135 लेकिन अंतर तो 30 है इसकी वैल्यू 135 दी है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 135 बटे 30 हमें निकालनी है संख्या तो संख्या हमने मानी थी 100। अब देखो 0 से 0 गई 3 से काटते हैं 300 के 12 1 3 पंजे 15 संख्या आ गई हमारे पास 450 संख्या आ गई 450 ऑप्शन नंबर डी। 100 मान लिया अगर 100 के ऊपर कोई भी जो परसेंटेज है ना बिल्कुल आसानी से निकल जाता है जितना परसेंटेज है उतना ही होता है उसका। ठीक है अगला देखो ये सीरीज चल रही है भाई हमारी राज सर के द्वारा जो 2021 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं लेटेस्ट एग्जाम्स के अंदर सीजीएल सीपीओ सीजीएल रेलवे के अंदर जो भी एग्जाम हुए हैं जो भी क्वेश्चन हुए हैं उनके अंदर वो सब क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जो भी बच्चा इन एग्जाम की तैयारी कर रहा है भाई वो लेटेस्ट क्वेश्चन लगाने के लिए सीरीज को फॉलो करें भाई। इसकी फ्री पीडीएफ नोट्स जो है टेलीग्राम के ऊपर और शिक्षा के ऐप के ऊपर आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। ठीक है अब बोल रहा है कि 26,000 की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में बांटा गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक भाई ये था कोई भी राशि कोई भी क्या 26,000 राशि थी भाई हमारे पास इसको 2 भागों में बांट दिया। भाई बोल रहा है कि पहले के ऊपर 5% वार्षिक दर से ठीक है 3 वर्षों के लिए और दूसरे पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो बराबर है। तो कितना प्राप्त होगा 5 दिए 15% भाई ए के ऊपर तो 15% हो गया और बी के ऊपर हो गया 6 चौके 24% भाई। ठीक है 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। अब देखो a बटे बी वैल्यू कितनी आ गई 8 बटे 5 यही तो धन है ये 8 बटे 5 a और b की वैल्यू है। a और b क्या था भाई 2 भागों में जो हमने धन बांटा था वही तो था a और b और ये 13 बराबर है 26,000 के। ठीक है एक की वैल्यू कितनी होगी 2,000 होगी हमारे पास। इसने पूछा है पहले वाले का तो ए का कितना था 8 गुणा 2000 कितना हो गया भाई हमारे पास पहला वाला सम जो था भाई वो था हमारे पास 16,000 ऑप्शन नंबर डी जो पहला सम था भाई वो 16,000 था। ए और बी में बांट दिया ए इतने के ऊपर है बी इतने के ऊपर है यहां से ए और बी की वैल्यू आ गई और यही तो टोटल सम के बराबर है तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली। बिल्कुल आसान बिल्कुल शॉर्ट तरीका भाई सवाल का।
अगला देखो, ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी के वेतन सी के वेतन से 25% कम है, तो सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने परसेंट अधिक है? भाई तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, अब बोल रहा है कि 10% कम है, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, मतलब कि बी का वेतन अगर 10 है तो ए का 1 कम, मतलब 1 का होगा 9, और सी के और बी का वेतन जो है सी के वेतन से 25% कम है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। भाई सी का अगर सम 4 था तो बी का 1 कम कितना है 3 है भाई। अब देखो इसको यहां फिल करते हैं, इसको यहां फिल करते हैं, 9 तो ये 27 हो गया और 10 चौके 40। अब भाई साहब पूछ रहे हैं कि सी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई 13 ज्यादा है, ठीक है। तो 13 ज्यादा है किसके ऊपर 27 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए हमने लगा दिया गुणा 100 भाई। कितना हो गया हमारे पास 1300/27, कितने के ऊपर जाएगा 27 चौके 108 भाई, तो 27 4 के ऊपर जाएगा भाई, ठीक है। 27 4 के ऊपर ऑप्शन ए की दे रखा भाई, 48% के लगभग है भाई, सही है 48 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ऑप्शन ए की है। ये मैंने बता रखा है कि आप ऑप्शन से चले जाया करो ताकि पूरी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आपका टाइम सेव हो जाए, एग्जाम में 10 सेकंड में बचाओगे ना भाई, वो भी आपके आगे काम आएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन से देख लिया भाई 4 के ऊपर गया तो 48 पॉइंट समथिंग होगा, ऑप्शन ए की दे रखा, ठीक है। अगला देखो, ए की आय और बी की आय का अनुपात, भाई दो व्यक्ति हैं, ये है ए ये है बी, ठीक है। इनकी इनकम का अनुपात है 7:9 भाई, ठीक है। इनके खर्च का अनुपात है 13:15 भाई। ये इनकम थी, ये खर्च कर दिया, अब बात आएगी सेविंग की। ये भाई साहब 9,000 रुपए बचा रहे हैं और ये भाई साहब बचा रहे हैं 15,000 रुपए, ठीक है। देखो ये इनकी इनकम थी, ये इनका स्पेंट मतलब कि खर्च था भाई साहब का, और ये है भाई साहब की सेविंग भाई, ये इनकी सेविंग है भाई, ठीक है। तो ए की आय ज्ञात कीजिए, ए की आय कितनी होगी, मैंने तरीका बता रखा है, पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो भाई और फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ऐसे होती है 13 निम्मे 117, 17 5 85 ना, सॉरी 15 7 105 होता, सॉरी कितना आ गया डिफरेंस, डिफरेंस आ रहा है 12 का, यहां डिफरेंस आया 12 का। अब देखो यहां 3 0 तो सीधी होगी, यहां पर 15 3 45 हसल गई 4, 15 1 कम 15 और 4 19, 19 500 आ गया। अब यहां देखो 15 निम्मे 135, 3 0 आ गई। अब इनका डिफरेंस देखो कितना है, 3 0 सीधी हमने लिख दी, 5 में से 5 की 0 और 9 में से 3 गया 6 भाई। यहां डिफरेंस है 60,000 का, वहां डिफरेंस है 12, तो 12 की वैल्यू आ गई 60, एक की वैल्यू आ गई 5,000। अब इसने पूछा है कि ए की इनकम कितनी होगी, ए की इनकम तो 7 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 7 गुणा 5,000 कितनी होगी 35,000। भाई साहब जो ए भाई हैं वो 35,000 रुपए कमा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी 35,000 रुपए कमा रहे हैं। पहले ऊपर वालों की क्रॉस फिर नीचे वालों की, इनका जो डिफरेंस है इनका डिफरेंस बराबर पुट कर दो, यहां से एक की वैल्यू आ गई, जो पूछा है उससे गुणा कर दो, ठीक है। अगला देखो, एक फल विक्रेता ने 520 प्रति 10 किलो, भाई 10 किलो जो सेब हैं वो 520 रुपए के हैं, तो 1 किलो सेब का मूल्य कितना हो गया 52 रुपए, ठीक है 52 रुपए। 1 किलो सेब जो है 52 रुपए किलो है, और उसने 30 किलो सेब खरीदे हैं भाई, तो भाई कॉस्ट प्राइस भाई टोटल 30 किलो सेब का 52 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 0 3 दूनी 6 और 3 5 15, 1560 रुपए उसने खर्च किए हैं इतने सेब 30 किलो सेब खरीदने के लिए। अब कह रहा है कि उसमें से 60%, भाई टोटल 30 थे, 30 का 60% जो है मतलब कि जो 18 सेब हैं वो भाई साहब ने 60 रुपए के हिसाब से बेच दिए, मतलब कि 1080 के जो है ये सोल्ड हो गए भाई। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुल सेबों का मतलब बचे हुए सेबों का विक्रय मूल्य कितना होगा,
भाई 1560 थे, इतने में खरीदा था भाई साहब ने। 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मतलब कि 1/5, मतलब ये 5 की वैल्यू है और भाई साहब 6 के अंदर सेल करना चाहते हैं। तो 5 थी ये 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 भाई, तो 5 दूनी, हाँ तो 6 दूनी 12 हासिल आई 1, 6 कम 6 और 1 7 और 6 7 42 ना, सॉरी 6 थी 18 भाई, 1872 के अंदर सेल करना चाहते हैं भाई। 1560 के भाई ने खरीदे थे और 1872 में भाई सेल करना चाहते हैं, लेकिन इसमें से 60% तो भाई ने बेच दिए 1080 रुपए के, मतलब कि 1872 टोटल कमाना चाहते हैं, उसमें से 1080 के तो बेच दिए भाई साहब ने 18 सेब। कितने रुपए बचे भाई? 2, 17 में से 8 गया 9 यहां पर, और ये हो गया 7, 792 रुपए भाई साहब को और चाहिए। और कितने सेबों पर? 12 सेबों पर। कितने बचे हुए सेब हैं भाई? 12। तो देखो 792 बटे 12, 12 6 72, 7 बच गया, 12 6 72। जो बचे हुए सेब हैं उनको 66 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचने के बाद भाई साहब को 20% का लाभ होगा। सवाल क्या था कि 1 किलो सेब का मूल्य 52 रुपए था, भाई साहब ने 30 किलो सेब खरीद लिए, इतने रुपए के खरीदे। अब भाई साहब बोल रहे कि मैंने जो खरीदे हैं इनको मैं 20% के लाभ पर बेचूंगा, तो 20% के लाभ के ऊपर बेचने के बाद जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 1872। लेकिन इससे पहले भाई साहब ने इसके 60% को बेच दिया, हाँ, किस मूल्य पर? 60 रुपए के मूल्य पर, मतलब कि 1080 तो सोल्ड कर दिए। अब टोटल मेरे को रुपये चाहिए 1872, तो 1080 घटाएंगे तो 792 रुपए और चाहिए बचे हुए सेबों से। तो प्रत्येक सेब को निकालेंगे तो 12 सेब बचे हुए, तो 66 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से सेब बेचने पड़ेंगे भाई साहब को। एक लड़की अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलती है भाई, उसकी सामान्य चाल मान ली हमने, जो सामान्य चाल है वो है 5, और भाई साहब अब चलती है बहन जी 3 की चाल से। देखो क्या करते हैं, ये है स्पीड और ये है टाइम। अपनी सामान्य चाल की 3/5 से, सामान्य चाल की 3/5 से, मतलब 3 से चलती है भाई। सामान्य चाल 5 थी, अब वो 3 से चलती है। याद रखना स्पीड का और टाइम का रेशियो उल्टा होता है, तो स्पीड का रेशियो 5:3 है तो टाइम का होगा 3:5। अब कह रहे हैं कि जब इतने से चलेगी तो वो 2 घंटे, सॉरी वो 1.5 घंटा लेट हो जाएगी। लेकिन यहां ध्यान से देखो, अगर वो इतने से चलती है तो 2 घंटे लेट होती है, और 2 घंटे की वैल्यू दे रखी है 1.5 घंटा। एक की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा? 3/2 गुणा 2। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि 3/4 हो गया ना, हाँ 1 किलो होगी। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर वो सामान्य चाल से जाती तो कितना समय लगता? अगर सामान्य चाल से जाएगी तो 3 घंटे का समय लगता है, तो गुणा में कर देंगे 3, कितना आ गया? 9/4। अब इसको कर लो सोल्व, 2 घंटे 15 मिनट। कैसे? देखो 60 से गुणा करेंगे तो 4 से हो गया 15, निम्मे 135 हो गया, तो 2 घंटे तो पूरे हो गए। 2 घंटे और 15 मिनट का समय हमारे पास आ गया भाई। आप ये याद रखना कि अपनी स्पीड के 3/5 से, मतलब 5 थी 3 से जा रही है। टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो से उल्टा होता है, तो यहां 5 3 होती है 3 5। अब बोल रहे हैं कि 1.5 घंटा लेट, 1.5 नहीं है 2 घंटा लेट है, तो 1 की वैल्यू 3/4। अब बोल रहे हैं कि सामान्य चाल से जाती, सामान्य से जाएगी तो 3 घंटे का समय लगेगा, तो 9/4, 2 घंटे 15 मिनट में बहन जी जो है पहुंच जाती। ठीक है, अगला देखो भाई, ये सवाल मैं बहुत बार करा चुका हूं, बहुत बार, हर शिफ्ट में होता है, बिल्कुल आसान सवाल होता है। क्या दे रखी है भाई? 3 टर्म दे रखी हैं, 165, ठीक है, 297 और 495। HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, डिफरेंस मेथड बिल्कुल आसान है, वहां भी नहीं करना चाहते तो आपको मैं फैक्टर मेथड बताता हूं। देखो फैक्टर मेथड, सब के अंदर देखो 11 से कटेगा सब, तो 11 एकम 11 और 11 की 15 से, 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 चौके 44 और 11 पंजे 55 भाई। ठीक है, 11 11 सब में कॉमन आ गया, तो 11 तो HCF में होना ही होना है, HCF में 11 तो होना ही होना है। और क्या होगा? 3 और कॉमन दिख रहा होगा साफ साफ, तो HCF कितना आ गया? 11 थी 33,
बिल्कुल आसान तरीका था भाई, या तो डिफरेंस मेथड से निकाल लो या फैक्टर मेथड से निकाल लो। एलसीएम आपको पता ही है जैसे निकालते हैं, सिंपल एलसीएम, चाहे फैक्टर से तोड़ लो उसको भी, या फिर जैसे अब निकालते हैं ऐसे क्रॉस करिए वैसे निकाल लो। ये सवाल मैं हर शिफ्ट में करवा रहा हूँ आपको, बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे तो डिफरेंस मेथड यूज कर लो या फिर फैक्टर मेथड यूज कर लो भाई, ठीक है। अगला देखो, जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी भाई। जो जगन भाई साहब हैं उसके पास जो है 4 अलमारियां हैं, उसने 3 को बेच दिया 14% के लाभ पर। भाई टोटल 4 अलमारी थी, 3 को सेल कर दिया, 1 बची हुई। देखो बिल्कुल आसान तरीका है, ना पैसे देखने ना कुछ देखना, डायरेक्ट आंसर देखेंगे। देखो 3 को बेच दिया 14% के लाभ पर। भाई जो 3 अलमारियां थी उनको भाई साहब ने बेच दिया 14% के लाभ के ऊपर। तो 14% एक का है, 3 का कितना हो जाएगा 42% लाभ के ऊपर भाई साहब ने बेच दिया। अब कह रहे हैं कि कुल अलमारियों पर लाभ चाहिए 15%, टोटल 4 थी, अगर कुल के ऊपर 15% चाहिए तो 15 चौके 60। भाई 60% तो मेरे को चाहिए और 42 मैं प्राप्त कर चुका हूं, तो कितना बच गया, तो जो 1 है उसको मैं कितने के ऊपर बेचूंगा 18% पर बेचूंगा, तभी तो मेरे पास टोटल 60 होंगे। ऑप्शन 18 ही तो है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ, आसान था। देखो 3 को बेच चुका है 14% के लाभ पर, टोटल भाई साहब को चाहिए 15%, मतलब कि 60 लाभ चाहिए, 42 ले चुका तो 18 ही तो बचा, तो 1 को 18 के ऊपर बेचेगा। अरे भाई ऐसे ही तो शॉर्ट शॉर्ट तरीके करने के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में जो है टाइम सेव हो। और भाई ये सवाल तो बार बार आता है। देखो क्या दे रखा है कि जो 16 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा था 24.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 गुना 24.5 कितना आ गया 16 पंजे 80, 0 8 आ गया, 16 चौके 64 और 8 72, 2 हंसल आ गई 7, 16 दूनी 32 और 7 कितना हो गया 7 और 2 392, और नीचे पॉइंट की 0 थी तो 0 से 0 हमने उड़ा दिया भाई, आ गया। पहली 6 संख्याओं का औसत, ये था टोटल भाई, ये था टोटल हमारे पास 6 संख्याओं का औसत। देखो इसने कहा कि 6 संख्याओं का औसत था 20.5, टोटल निकालेंगे। देखो 6 पंजू 30 हसल आई 0, 3 का 3 हो जाएगा और 6 दूनी 12, अब ये पॉइंट वाले 0 से 0 काट देंगे तो 123। अब देखो और 5 संख्याओं का दे रखा है कितना 5 गुना 32.4। अब देखो 5 चौके 20, 2 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12 हसल 1 5 3 15 और 1 16। अब पॉइंट के बाद ये 0 फिर उड़ जाएगी। अब देखो टोटल मेरे पास 392 था भाई, कितना घटाऊंगा मैं 123 प्लस 162, कितना हो गया 3 और 2 5, 6 और 2 8, 1 और 1 2 भाई। 392 से 285 चले गए, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 8 गई 0 और 3 में से 2 गया 1 बच गया, 107 बच गया। अब भी बोल रहे कि बची हुई संख्याओं का टोटल 16 थी, 6 संख्याओं का ये है, 5 संख्याओं का ये है, मतलब कि 11 संख्याएं तो निकल गई, 5 संख्याएं बच गई, उनकी वैल्यू है 107। तो औसत कितना हो जाएगा 107 बटे 5, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 3 बच गया ना 2 बच गया और 5 चौके 20, 21.4। जो बची हुई 5 संख्याएं हैं उनका औसत है 21.4। हुआ सोल्व, आसान था ना। अगला देखो, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगना कर दिया जाए तो उसके परिमाप पर कितना फर्क पड़ेगा, परिमाप दुगना होगा, चौगुना होगा, आधा होगा, नहीं होगा। देखो देखते हैं। देखो भाई ये है हमारे पास आयत, उसकी लेंथ हमने मान ली 1, उसकी ब्रीथ हमने मान ली 1 भाई, परिमाप निकालो। देखो भाई 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो गया, देखो 2 1 और 1 2, कितना आ रहा परिमाप 4। अब कह रहे हैं दुगना कर दिया, ये था हमारे पास पूरा ओल्ड पोर्शन, ठीक है। अब आएगा न्यू पोर्शन। देखो क्या कह रहे हैं भाई दुगना कर दिया, लेंथ मैंने 2 कर दी, ब्रीथ भी मैंने 2 कर दी। अब देखो परिमाप कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस पी, 2 और 2 4, अब कितना निकल के आया 8 निकल के आया। तो यहां से क्या देखा भाई दुगुना ही तो हो रहा है, पहले 4 था 2 गुना, पहले 4 था अब हो गया 8, तो भाई साहब 2 गुना ही तो हो